फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एक बार फिर तीखी बयानबाजी की है। मोहम्मद यूनुस प्रशासन में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश ने आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं भारत के लिए चिंता का विषय नहीं होनी चाहिए। उनकी यह टिप्पणी विदेश मंत्री एस जयशंकर की बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों और यूनियन सरकारी प्रशासन द्वारा बीएसएस अपने समाचार आंतरिक एजेंसी ने मुद्दों के हुसैन लिए के हवाले से भारत कहा, को दोषी बेशक ठहराने के बांग्लादेश आरोपों अपना पर रुख हाल ही तय में करेगा, लेकिन व्यक्त की साथ गई ही चिंताओं के भारत जवाब को में भी आई यह तय है। करना होगा कि वह बांग्लादेश के साथ किस तरह का रिश्ता चाहता है। यह आपसी मामला है, ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों पर बांग्लादेश के स्पष्ट रूप पर जोर दिया और संयोगात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। हुसैन ने संवाददाताओं से कहा कि हम आपसी समझ पर आधारित संबंध चाहते हैं और हमारी स्थिति में कोई अस्पष्टता नहीं है। जयशंकर ने शनिवार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हाल ही में हुए हमलों के बारे में चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं भारत की सोच को प्रभावित करती हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ढाका को नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों पर स्पष्ट निर्णय लेने की आवश्यकता है। जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की बाढ़ ने स्पष्ट रूप से हमारी सोच को प्रभावित किया है और यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें बोलना चाहिए जो हमने किया है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरा पहलू यह है कि उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन आखिरकार हम पड़ोसी हैं। उन्हें इस बारे में अपना मन बनाना होगा कि वे हमारे साथ किस तरह का संबंध रखना चाहते हैं। विदेश मंत्री ने आगे तर्क दिया कि बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे संबंध रखने का दावा नहीं कर सकता, जबकि साथ ही नई दिल्ली को अपनी घरेलू चुनौतियों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। उन्होंने कहा कि आप एक तरफ यह नहीं कह सकते कि मैं अब आपके साथ अच्छे संबंध रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं हर सुबह उठता हूँ और हर गलत चीज़ के लिए आपको दोषी ठहराता हूँ। यह भी ऐसा निर्णय है जो उन्हें लेना है। हालांकि हुसैन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों के बारे में चिंताओं की आंतरिक मुद्दा बताते हुए खारिज कर दिया और तर्क दिया कि यह भारत के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। ढाका ट्रिब्यून अखबार के हवाले से उन्होंने कहा, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक बांग्लादेश का मुद्दा है, ठीक उसी तरह जैसे भारत अपने अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, यह भारत की चिंता है। उन्होंने कहा, इसलिए मेरा मानना है कि हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया जाना चाहिए। हम अल्पसंख्यकों के मुद्दे को देख रहे हैं, वे बांग्लादेश के नागरिक हैं, उनके पास मेरे जैसे ही अधिकार है और सरकार उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। अगर 2024 में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ किए जाने के बाद हाल के महीनों में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया है। कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में महीनों तक चले प्रदर्शनों के बाद हसीना को सत्ता से हटा दिया गया और वे भारत भाग गई, जहां वे अभी भी हैं। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दिसंबर 2024 में औपचारिक रूप से उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। जयशंकर ने दोहराया कि भारत हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों में स्थिरता चाहता है। उन्होंने कहा, हमने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, हम चाहते हैं कि हालात शांत हों और सामान्य द्विपक्षीय संबंध फिर से शुरू हों, लेकिन हम सीमा पर पार से लगातार आ रहे शत्रुतापूर्ण संदेशों से नाखुश हैं। भारत ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश को अपने अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से हिंदुओं के कल्याण की रक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। जवाब में बांग्लादेश ने लक्षित हिंसा के दावों को खारिज कर दिया और भारतीय मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट गढ़ने का आरोप लगाया है। हुसैन ने भारत में रहने के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के बयानों की भी आलोचना की और कहा कि उनकी टिप्पणियां ढाका दिल्ली संबंधों के लिए प्रतिकूल थी। उन्होंने कहा, अगर हम संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय आतिथ्य का आनंद लेते हुए विभिन्न बयान देना केवल तनाव को बढ़ाता है। ये व्यापक रूप से माना जाता है कि उनकी टिप्पणियां आग में घी डालने का काम कर रही हैं। ये बात करें हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का हाल ही में एक बयान खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने इकनॉमी में भारत को पीछे नहीं छोड़ा तो अपना नाम बदल देंगे। इसके अलावा उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से मुकाबले के पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मुलाकात भी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि किसी भी हार जाना, लेकिन भारत से नहीं हारना है। खैर, पाकिस्तान टीम मैच हार गई है और पाकिस्तान की इकनॉमी की हालत तो सभी जानते हैं। अब पाकिस्तान ही शहबाज शरीफ के दावों पर उनका मजाक बना रहे हैं। शहबाज शरीफ के बयान को लेकर पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने पाकिस्तान के लोगों से बात की तो दिलचस्प बात जवाब सामने आया है। भारत की इकनॉमी को पीछे छोड़ने वाले बयान पर पाकिस्तानी ने शहबाज शरीफ को एक्टर बता दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ भारत को पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की हालत यह कि कर्जे पर देश चल रहा है। भारत से मैच को लेकर पाकिस्तानी युवा ने कहा कि असल में शहबाज शरीफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ये कहने गए थे कि भारत के सामने एकदम खराब परफॉर्मेंस देनी है और बिल्कुल हार जाना है। पाकिस्तानी युवक ने कहा कि भारत से हमें तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, हम भारत के सामने किस चीज़ में खड़े होते हैं, पहले हम किसी चीज़ में मुकाबले लायक हो रहे हैं तब ललकारें। इस दौरान पाकिस्तानी ने भारत की क्रिकेट टीम की भी जमकर तारीफ की, कहा कि उनका एक खिलाड़ी खड़े होकर हमारी टीम को हरा सकती है। एक पाकिस्तानी ने तो यह तक कह दिया कि पाकिस्तान की टीम भारत से पैसा लेकर हार गई होगी।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पक्का भारत से कहा होगा कि कुछ पैसे दे दो तो हम हार जाते हैं। ये हम बात करें अमेरिका और यूक्रेन की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई प्रयासों के बाद आखिरकार यूक्रेन और अमेरिका ने एक व्यापक आर्थिक समझौते के लिए एक रूपरेखा पर सहमति जताई है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का दोहन करना है। इस समझौते से रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता मिलने की राह आसान होने की संभावना है। मामले में यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि इस समझौते पर शुक्रवार को हस्ताक्षर हो सकते हैं। साथ ही अधिकारियों ने यह भी उम्मीद जताई है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से अमेरिका से मिलने वाली सैन्य सहायता यूक्रेन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समझौता यूक्रेन को न केवल आर्थिक सहयोग प्रदान करेगा बल्कि सुरक्षा क्षेत्र में भी मदद करेगा, खासकर रूस के साथ चल रहे युद्ध में। अधिकारियों की माने तो इस समझौते पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की वाशिंगटन का दौरा कर सकते हैं, जहाँ वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में यूक्रेन को निरंतर सैन्य सहायता प्रदान करने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। जारी संघर्ष के बीच यूक्रेन के लिए समझौता बेहद खास है। कारण यह है कि इस समझौते के माध्यम से वे अमेरिकी सैन्य सहायता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, साथ ही अमेरिका से व्यापारिक संबंधों को भी मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही यूक्रेन का मानना है कि समझौते के जरिए उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक समर्थन मिलेगा, जिसकी उसकी सुरक्षा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि इन समझौतों के तहत दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, सौर पैनल और अन्य तकनीकी उपकरणों के निर्माण में उपयोग होते हैं। ये खनिज यूक्रेन में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इनका वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा बाजार है। आइए हम बात करें अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में भारी बर्फबारी और बारिश के कारण 36 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने बुधवार को जानकारी दी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता अब्दुल्ला जान साइक ने कहा कि देश के अधिकतर प्रांतों में कई दिनों तक हुई बारिश से सूखे का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन इससे जानमाल की क्षति हुई है। प्रांतीय अधिकारियों के प्रारंभिक आंकड़ों से पता चला कि बर्फबारी और बारिश के कारण देश भर में दर्जनों लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं, जिसमें अधिकतर दक्षिण पश्चिमी फराह प्रांत में है। साइक ने कहा कि खराब मौसम के कारण 240 घर पूरी तरह नष्ट हो गए, 61 अन्य क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण दल प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गए हैं और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से सर्वेक्षण जारी है। वक्ता ने कहा कि बर्फबारी के कारण कुछ प्रांतों में सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और लोक निर्माण मंत्रालय के सहयोग से उन्हें फिर से खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आइए हम बात करें इसराइल की। इसराइल ने गाजा में युद्ध विराम के बाद अब वेस्ट बैंक में एक नई लड़ाई छेड़ दी है। इसराइली टैंक 2 दशक से ज़्यादा समय बाद रविवार को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में दाखिल हुए। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि उसके सैनिक 1 साल तक वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में रहेंगे। ये कार्रवाई गाजा में युद्ध विराम के 2 दिन बाद 21 जनवरी को ही उत्तरी वेस्ट बैंक में शुरू हुई थी। अब इसे आसपास के इलाकों में भी फैला दिया गया है। इसराइल के टैंक भी इस क्षेत्र में एंटी कर गए हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इसराइल की आलोचना करते हुए इसे एक खतरनाक वृद्धि बताया है। फिलिस्तीनी इसे इसराइल के वेस्ट बैंक में कब्जे को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखते हैं। वेस्ट बैंक में करीब 30 लाख फिलिस्तीनी लोग सैन्य शासन के अधीन रहते हैं। गाजा और लेबनान में लड़ाई रुकने के बाद नेतन्याहू पर वेस्ट बैंक में कथित उग्रवाद पर कार्रवाई करने का दबाव है। इस कार्रवाई को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इसराइल का सैन्य अभियान 2000 के दशक की शुरुआत के फिलिस्तीनी विद्रोह के बाद का सबसे बड़ा है। वेस्ट बैंक में आखिरी बार साल 2002 में टैंक तैनात किए गए थे। अब इसराइल ने फिलिस्तीनी विद्रोह का मुकाबला किया था। रविवार को कई इजरायली टैंकों को जेनिन में देखने की बात कही गई है। जेनिन लंबे समय से इसराइल के खिलाफ संघर्ष का गढ़ रहा है। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को वेस्ट बैंक के शरणार्थी शिविरों में गतिविधि बढ़ाने का आदेश दिया है। हम यहाँ शिविर छोड़कर गए निवासियों की वापसी की अनुमति नहीं देंगे। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने इसराइल के इस कदम की आलोचना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसराइल के अवैध आक्रमण में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। इसराइल का 1990 के दशक की शुरुआत में हुए समझौतों के तहत वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से में नियंत्रण है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण अन्य क्षेत्रों पर प्रशासन करता है। इसराइल नियमित रूप से फिलिस्तीनी क्षेत्रों में सेना भेजता है, लेकिन मिशन के बाद उन्हें वापस बुला लेता है। 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद वेस्ट बैंक में इसराइल के हमले बढ़े हैं। अब ये आक्रामकता और ज़्यादा बढ़ गई है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.